नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक एनर्जेटिक क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में, द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। उससे पहले कल हम लोगों ने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी के परिमंडल, मतलब ये मेजर डोमेन्स मतलब जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। जिसको भी वो लेक्चर देखना है वो क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, इसी एग्जाम लीजिए यूपीएससी में, वहाँ पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें हर एक चीज़ कवर की गई है जिसका हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सॉल्ट में। तो दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में अनेक प्रकार के मतलब कि अलग अलग प्रकार के कुछ प्रमुख परिमंडल पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें से जो मुख्य हैं वो कौन कौन से दोस्तों। एक तो होता है स्थलमंडल जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, क्या पढ़ा था दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों एटमॉस्फेयर, क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, ठीक, एटमॉस्फेयर, ठीक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, जहां पर स्थल मंडल, मतलब हिंदी में स्थल मंडल, ये हो गया जल मंडल, ये हो गया वायुमंडल, जहां पर स्थल पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं, वहां पर हम लोग कहते हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक, स्थल मंडल। और हाइड्रोस्फीयर को हम लोग कहते हैं जल मंडल, जहां पर जल पाया जाता है, जैसे सागर वाली, ठीक, सागर। स्थल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला जो महाद्वीप था वो एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक, एशिया महाद्वीप। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एशिया महाद्वीप जो है वो 1/3 भाग, जितना भी स्थल भाग है पृथ्वी का उसका 1/3 भाग जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप जो है वो कवर किए हुए, ठीक, कितना, 1/3 भाग, 1/3 जो भाग है स्थल का उसको सिर्फ एशिया महाद्वीप ही कवर किए हुए। इसलिए ये जो है ये वर्ल्ड में जो है पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है या फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर सेकंड हम लोग ने बात की थी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था नीचे क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इंडिया है, इंडिया के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बतन प्लेटू है, क्या है, तिब्बत का पठार है, ठीक, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेटू है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर एशिया के बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों ने देखा था ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये अफ्रीका है, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था एक सहारा मरुस्थल पाया जाता है, सहारा डिजल्ट पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब कि लार्जेस्ट डिजल्ट है, ठीक, सबसे बड़ा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नील नदी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नील नदी पाई जाती है, ठीक। इधर पर एक एटलस पर्वत पाया जाता है, यहाँ पर नील नदी जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ठीक। याद रखना हमने कल भी एक चीज़ इस पर फोकस किया था, अगर लंबी नदी आए तो नील नदी लगाना है, लेकिन अगर बड़ी नदी आ जाए तो अमेजान लगाना है। यहाँ तक कि अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी जो द्रोणी है वो किस नदी की है, अपुआ बेसिन, मतलब कि सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है अपुआ द्रोणी वो किस नदी की है वर्ल्ड में, तो वो भी क्या है, अमेजॉन नदी, ठीक। वो हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था। अफ्रीका में इतना हम लोगों ने समझ लिया था। फिर जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसमें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि एक रॉकी पर्वत है, कहाँ, उसके पश्चिम में, वेस्ट में एक रॉकीज पर्वत है, क्या है, रॉकीज पर्वत है, ठीक। और नीचे हम लोगों ने पढ़ा था एक अपलेशियन पर्वत है, कौन सा, अपलेशियन पर्वत है। ध्यान देना अपलेशियन पर्वत कहाँ है, वो है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन अगर आल्प्स पर्वत पूछ दे तो वो है दोस्तों यूरोप में, कहाँ है, यूरोप में, ठीक, याद रखना। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था दोस्तों एक दक्षिण, जो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो था दक्षिणी अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका महाद्वीप जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये जो साउथ अमेरिका है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से एक पनामा स्थल संधि है उसके तहत जुड़ा हुआ है, ठीक, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एक जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत जो श्रृंखला है, ठीक, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं एंडीज, ठीक, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो भी है साउथ अमेरिका, मतलब कि दक्षिण महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक, इतना समझ में आ गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अमेजान जो नदी है वो भी यहाँ है, ठीक, जो विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है जिसको हम लोग चिली कहते हैं, वो भी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो फिफ्थ जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है
वो हो गया दोस्तों, या हम लोग कह सकते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक। अब वहाँ तक ले जाएंगे, या कह देंगे जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। यूरोप में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यूरोप को जो रूस का यूराल पर्वत है वो, मतलब कि एशिया से यूरोप को एक यूराल पर्वत है जो दोनों के बीच में है, वो अलग करता है। याद रखना, यूराल पर्वत जो दोनों को अलग करता है। और यूरोप में ही कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था जो कहीं इधर था, ठीक। ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है वो इधर था, दक्षिण में पूर्णता जो था। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने देखी थी, क्या देखी थी, ये जो एशिया महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये पूरी तरह से उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूरी तरह से दक्षिण पूर्व गोलार्ध में है। और एक चीज़ और पढ़ी थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब कि द्वीपीय महाद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। हालांकि वो एक छोटा हिस्सा होता है, ठीक, छोटी लैंड होती है। लेकिन जो कोई बड़ा महाद्वीप, जो कोई बहुत बड़ी जगह, ठीक, जिसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, वो अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये जो दो है दोनों द्वीपीय महाद्वीप है, दोनों चारों तरफ से घिरे हैं पानी से। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग पढ़ा था, एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं। वो दोस्तों कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, ठीक। और यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने महासागर के बारे में पढ़ा था, ओशन, ठीक। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उसमें देखा हम लोगों ने इसका शेप कैसा है, वो गोलाकार है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था जो मेरियाना गर्त है, जो कि सबसे गहरा भाग है, ठीक, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, मेरियाना गर्त, जिसको मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। वो दोस्तों प्रशांत महासागर में एक मोनाकी पर्वत भी हमने पढ़ा था, ठीक। वो कहाँ पर है, वो हवाई द्वीप, कहाँ पर, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में है मोनाकी पर्वत, जो कि एवरेस्ट पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन वो समुद्र के नीचे है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। उसकी लंबाई है 10,205 किलोमीटर कुछ, ठीक। और 11,000 जो 22 मीटर है वो किसकी गहराई थी, मेरियाना ट्रेंच की। दोनों कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशन में। फिर हम लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट जो ओशन था उसके बारे में पढ़ा था। वो दोस्तों कौन था, वो था हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि कहाँ पर था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच में पाया जाता है। उसका शेप था एस आकार का, याद रखना, एस आकार का। और सबसे विस्तृतम महासागर उसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो इसकी तटरेखा है जो कि वो यूरोप से साझा करता है काफ़ी दंतुरित है। दंतुरित तटरेखा होने की वजह से बंदरगाह के लिए काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। ये जो महासागर है काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसको सबसे विस्तृतम महासागर भी कहा जाता है, ठीक। और अगर नहर पूछ दे सबसे विस्तृतम कौन है, तो वो स्वेज नहर है, ठीक, स्वेज नहर, याद रखना। इतना समझा, जो कि यूरोप और एशिया, जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, स्वेज नहर। इतना समझ में आया। अब उसके बाद दोस्तों, हालांकि ये आप लोग कल चैप्टर देखना, उसमें आपको विस्तृत से विस्तृत जानकारी इसमें मिल जाएगी, हम एक क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। फिर हम लोगों ने हिंद महासागर के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अटलांटिक महासागर में एक चीज़ और पढ़ी थी, ऊपर आर्कटिक सागर था, जिसको बेरिंग जल संधि जो है वो दोनों को अलग करती है, ठीक, बेरिंग जल संधि। याद रखना, पनामा स्थल संधि है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, ये महाद्वीप हैं दोनों, वो स्थल संधि जो दोनों को अलग करती है, और या दोनों को जोड़ती है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, दोनों को अलग करती है, किसको, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। फिर यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है, मतलब कि मैप है नहीं, लेकिन आप लोग इमेजिन कीजिए, ठीक, जो वर्ल्ड के मैप को। यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है, जो कि अपने इंडिया, जिसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर। त्रिभुजाकार है ये, ठीक, त्रिभुजाकार है। इसके वेस्ट में दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ में क्या है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ठीक, एशिया महाद्वीप है, ये आप लोग याद रखना है। अब फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हिंद महासागर हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण महासागर, ठीक, जो कि यहाँ पर है एकदम नीचे, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसी में पूरा, और ऊपर आर्कटिक महासागर पढ़ा था। और एक चीज़ हम लोगों ने और देखा था यूरोप के बारे में, एक चीज़ और पढ़ा था महाद्वीप के बारे में, जो आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप महाद्वीप से निकलता है, ठीक, गुजरता है। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक चीज़ और दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी थी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, कि जो तीनों रेखाएं हैं, कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा
और जो विषुवत रेखा है इक्वेटर जो है वो तीनों एक साथ खाली इकलौता महाद्वीप है जिससे गुजरती है, मतलब कि तीनों गुजरती हैं। वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, और लेकिन अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। और एशिया से क्या गुजरता है? कर्क रेखा, और दूसरी 0 डिग्री रेखा भी 0 डिग्री नहीं गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा, ठीक। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, मतलब कि द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए जो लैंड फॉर्म्स है ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों पृथ्वी में 2 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होती है आंतरिक क्रिया, ठीक। पृथ्वी में जो है वो 2 प्रकार की क्रिया होती है दोस्तों। एक होती है आंतरिक क्रियाएं, जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक क्रियाएं, ठीक। और एक दोस्तों होती है बाह्य क्रियाएं, ठीक। एक होती है बाह्य क्रियाएं। तो दोस्तों याद रखना, जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, या कहीं भूकंप होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक, या पर्वत का जो निर्माण होता है, ठीक, ये सब जो बनते हैं दोस्तों वो सब आंतरिक क्रियाओं से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। आंतरिक क्रियाओं से बनते हैं, या इन्हें प्रथम क्रिया कहा जाता है और इन्हें द्वितीय क्रिया कहा जाता है। लेकिन जो मैदान होते हैं, ठीक, मैदान होते हैं, ठीक, ये सब कैसे बनते हैं? मैदान हो गया, तो दोस्तों ये सब बनते हैं किसके द्वारा? ये सब बनते हैं बाह्य क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बाह्य क्रियाओं के द्वारा, जो कि अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब पृथ्वी के स्थल रूप में जो लैंड फॉर्म्स है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक। स्थल मंडल में, हालांकि ये सब क्या है स्थल रूप में, तो सिंपल सी बात है लिथोस्फीयर में बनेंगे, मतलब कि स्थल मंडल में। तो जो पृथ्वी के लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स ये किस किस रूप में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पहले सबसे हम लोग बात करेंगे पर्वत की। क्या बात करेंगे? पर्वत की। पर्वत जो है वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ऊंचा उठा भाग है, प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा भाग है। और ये कैसे बनता है वो भी हम लोग बात करेंगे। पर्वत जो होते हैं दोस्तों, याद रखना, जो पहाड़ी है अगर 600 मीटर से ऊंची हो गई पहाड़ी, 600 मीटर से ऊंची पहाड़ी हो गई तो उसको हम लोग पर्वत कहते हैं, ठीक, पर्वत कहते हैं। और जो पर्वत होते हैं दोस्तों वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक, 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है दोस्तों 3 टाइप्स, एक होता है वलित पर्वत, ठीक, एक होता है वलित पर्वत दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन, याद रखना आप लोग। सेकंड जो है दोस्तों वो होता है हमारा ब्रेनसोत पर्वत। क्या होता है? ब्रेनसोत पर्वत, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ब्लॉक माउंटेन्स। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन, ठीक। और थर्ड दोस्तों हमारा होता है ज्वालामुखी पर्वत। क्या होता है? ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन, ठीक, वोल्केनिक माउंटेन, याद रखना। अब देखिए दोस्तों ये जो वलित पर्वत है ये किसे कहते हैं? वलित पर्वत के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये वलित पर्वत है ये फोल्ड, इसका नाम ही है देखो इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन, मतलब कि जो मुड़े हुए होते हैं, जो जिनके ऊपर दाब डाल के दोनों तरफ से उनको ऊपर उठा दिया जाता है, जो कि फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों फोल्ड माउंटेन। जैसे कि इसमें कौन कौन से उदाहरण है? एक तो अपना हिमालय का हो गया, ठीक, एक हिमालय पर्वत है, ठीक। दूसरा जो रॉकी पर्वत है वो हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, रॉकी पर्वत। ये सब जो है वो फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है, यंग फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत में भी देखो 3 तरह के आते हैं, ठीक, वलित पर्वत में भी 3 टाइप के आते हैं। एक होता है दोस्तों जो कुछ होते हैं नए होते हैं और कुछ पुराने होते हैं। पुराने में जैसे दोस्तों आ जाता है अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो भी किसी समय में काफ़ी ऊंची थी,
लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो रेंज है अरावली पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट है, इसलिए इसका काफ़ी मात्रा में इरोजन हुआ है, अपर्दन हुआ है, नदियों द्वारा कैदे से इसमें घिसावट की गई है या इसका अपर्दन हुआ है, इरोजन हुआ है, इस कारण ये काफ़ी घिस चुका है, जो काफ़ी जिसकी हाइट जो है वो कम हो चुकी है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है ये भी फोल्ड माउंटेन, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो चुका है। और हालांकि ये हिमालय जो है ये नया पर्वत है, ठीक, नया पर्वत है, लेकिन एक समय क्या आएगा, जितनी भी नदियाँ बह रही हैं इसको भी अरावली पर्वत की तरह ही बना देंगी, इसको भी ऊपर से घिस के इरोजन करके काट के, ठीक, इसकी जो चट्टानें हैं काट के उसको भी कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि ये जो चीज़ें हैं लाखों वर्षों में होती हैं, तो हम लोगों को अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो वलित पर्वत है इसमें हम लोगों ने बात किया कि ये कैसे बनता है। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो पहले जो है पृथ्वी, जो कि हम लोगों ने कल बात की थी, पृथ्वी जो है दोस्तों, ये पहले ये जितने भी 7 महाद्वीप थे पहले एक जगह थे। क्या थे दोस्तों? एक जगह, जिसको कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था? पैंजिया। और ये जितने भी सागर हैं जो कि अलग अलग हैं, जितने भी सागर हैं अलग अलग हैं, ठीक, हालांकि सागर अलग नहीं है, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन महाद्वीप के अनुसार ही उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है सुविधा की दृष्टि से। ये जितने भी सागर थे वो एक जगह था पहले, ठीक, एक ही में पूरा मिला हुआ था, कोई भी लैंड उसको डिवाइड नहीं कर रही थी। तो ये जितने भी सागर थे इनका नाम था पैंथालासा। एक बहुत महान सागर थे, बहुत महासागर, ठीक, महासागर, महासागर इसको कह सकते हैं, ठीक, पैंथालासा याद रखना, पैंथालासा। तो दोस्तों क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की पृथ्वी में गतियां हो रही होती हैं, मेटल जो कि लावा है, जो कि मैग्मा रूप में होता है, मैग्मा फॉर्म में होता है लावा, मतलब कि मैग्मा जो होता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टेड रॉक्स या पिघली हुई चट्टानें, वो क्या होती हैं, तैर होती हैं, गति कर रही होती हैं, ठीक, गति कर रही होती हैं दोस्तों। तो होता क्या है, उसी रीजन से, उसी कारण जो इसमें है एक क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरा बहुत बड़ा भाग है पैंजिया का, ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। क्या होता है दोस्त, जब इसमें दाब पड़ता है, ठीक, तो ये 2 हिस्से में टूट जाता है। और ये 2 हिस्से में टूटता है दोस्तों, तो क्या होता है, ये जो पहला वाला हिस्सा होता है, पहला वाला हिस्सा है, ठीक, पहला वाला जो हिस्सा होता है ये टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेशिया, या इसी को हम लोग कह देते हैं अंगारा लैंड। क्या कह देते हैं? अंगारा लैंड। और जो सेकंड हिस्सा होता है दोस्तों, इसको हम लोग कह देते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कह देते हैं? गोंडवाना लैंड। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो अपने इंडिया है, जो अपना भारत है, वो किस भूमि का हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखना, जो अपना इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब दोस्तों होता क्या है, फिर इसके भी फर्दर फिर से इसके भी टुकड़े होते, दो कुछ जो इससे क्या होता है, 2 टुकड़े होते हैं। एक होता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बन जाता है, और जो दूसरा है वो यूरोप और एशिया बन जाता है। इसके 3 टुकड़े होते हैं। एक तो बन जाता है साउथ अमेरिका, एक नीचे वाला भाग बन जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो यहाँ चला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन जाता है, एक अफ्रीका बन जाता है, ठीक। और जो एक फार्म होता है, जो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है वो 2 रूप में, मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और इंडो, मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 प्लेट एक ही साथ होकर टूटती हैं। फिर जो अपनी इंडिया प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो जाती है। फिर अलग होने के बाद दोस्तों क्या होता है ये भी देखिए, अच्छा यहाँ पर अलग से देख लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इसके भी टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो एक हो जाता है यूरेशिया बन जाता है। क्या बन जाता है? यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया। यहाँ पर एक बड़ी सी जो लैंड होती है वो बन जाती है यूरेशिया। क्या बन जाती है? यूरेशिया। और अपना जो इंडिया है वो यहाँ से अफ्रीका से टूट के, मतलब यहाँ से टूट के ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ठीक, ये, ठीक। और ये धीरे धीरे जो है अपना इंडिया ये घूमता भी रहता है, ठीक। फिर एक समय दोस्तों ऐसा आता है कि ये जो है यहाँ पर, अच्छा होता क्या है दोस्तों, जब ये दोनों भाग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पर बीच में एक सागर बन जाता है। सिंपल सी बात है, जब अलग हो गए तो जितना पानी है बीच में आएगा। तो ये जो सागर बनता है इसको हम लोग कहते हैं टेथिस सागर, ठीक, जिसका नाम दिया गया टेथिस सागर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है एग्जाम में। फिर दोस्तों होता क्या है, ये जो टेथिस सागर है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है वो 7 करोड़ साल में हो रही है, काफ़ी सालों में हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नदियाँ होती हैं, ठीक, यूरेशिया महाद्वीप से, जो यहाँ बहती रहती हैं। यहाँ पर बहकर क्या होती हैं दोस्तों, ये कटान करती हैं, अपर्दन करती है। और यहाँ पर खूब सारा टेथिस सागर के पास खूब सारा जो है अवसाद जो है वो इकट्ठा कर देती है, अवसाद, ठीक।
अब फिर जब ये जो अपनी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो दोस्तों ये जो अवसाद बढ़े हैं, जो सेंडिमेंट्स हैं यहाँ पर इकट्ठा है, ये क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ उठते हैं। ये जब ऊपर उठ जाता है तो ऐसे ऐसे समझ लीजिए, एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों जैसे ये है ठीक, ये बीच में क्या भर गया, ये जो अवसाद है ये बीच में है, एक प्लेट इधर यूरेशियन और एक प्लेट इधर इंडियन प्लेट, ये दोनों क्या है इस पर दबाव डालती है। जब दबाव डालती है तो ये जो अवसाद है ऐसे उठ जाता है। अब देखिए फोल्ड हो रहा है, फोल्ड, यही जो अवसाद ऊपर उठ के बन गया है हिमालय। क्या बन गया है, हिमालय। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक, या युवा वलित पर्वत। युवा क्यों, क्योंकि ये अभी जल्दी में बना है। हालांकि ये समय जो है देखा जाए तो काफ़ी है, ठीक है ना, काफ़ी है समय, ठीक, लाखों साल हो गए। लेकिन अगर पृथ्वी की संरचना देख लिया जाए, पृथ्वी का निर्माण देख लिया जाए और ये सब एक्टिविटीज़ देख लिया जाए तो उसके मुकाबले ये काफ़ी नई क्रिया है, ठीक। ये अब हिमालय की ऊंचाई से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो है काफ़ी यंग माउंटेन है, ठीक, काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन है। तो इतना समझ गए कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, कहाँ रख दिया, हाँ देखिए दोस्तों, इतना समझ आ गया कि यंग फोल्ड माउंटेन मतलब कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, अच्छा पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जो पर्वत होते हैं 600 मीटर से ऊंचे होते हैं, ठीक, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे 8,8848 मीटर का अपना कौन है, विश्व की जो सबसे लंबा जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है जो माउंटेन है वो कौन है दोस्तों, वह है माउंट एवरेस्ट, ठीक। पर्वत जो होते हैं दोस्तों, पर्वत की जो जलवायु होती है काफ़ी विविधतापूर्ण होती है, ठीक, काफ़ी विविधतापूर्ण होती है और काफ़ी टफ जलवायु होती है, ठीक। मतलब कि वहाँ पर निवास करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ठीक, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वहाँ की जलवायु जो है वो ऐसी होती है, सर्दी में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ, ठीक, रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी कुछ लैंड जो है लैंड टूट जाती है, ठीक, पर्वत का कोई भाग हिस्सा टूट के सड़क पर आ जाता है, तो काफ़ी खतरे भी रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पर जो है जीवन की कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, हालांकि उनकी आदत पड़ी होती है गर्मी में, जैसे कि यहाँ पर जाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जाड़ा का समय आता है तो जो जैसे कि हम लोग उत्तर भारत वाले हैं, ठीक, उत्तर भारत का मतलब जितने भी उत्तरी मैदान वाले हैं मैदान में रहने वाले या पठार में रहने वाले, वो जाड़े के समय में वहाँ पर शायद को सर्वाइव ही ना कर पाए या बहुत मुश्किल में कर पाए या उन्हें बहुत दिक्कत हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पर्वत में अगर हम लोग जाए तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उनको आदत पड़ी रहती है, ठीक। तो पर्वत के बारे में इतना समझ में आ गया दोस्तों। एक होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है बृहस्पति पर्वत और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए बृहस्पति पर्वत जो है ब्लॉक माउंटेन्स, वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे बनता है, देखिए ये सब जो क्रियाएं हैं कैसे हो रही है, वो सब आंतरिक क्रिया हो रही है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर से हो रही है, ठीक। लावा या कहीं ना कहीं से एनर्जी हो रही है, कुछ मान लीजिए प्लेटें इधर उधर हुई तो कुछ भाग धस गया, तो वैसे बनता है बृहस्पति पर्वत। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक, ये पूरी चट्टान है ये, ठीक। होता क्या है दोस्तों, अब जो इसका मान लीजिए ये ए हिस्सा है, ये बी है, ये सी है। होता क्या है, कुछ ऐसी आंतरिक क्रियाएँ हुई जिससे यहाँ पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा, और जो एक हिस्सा था ये बी वाला, ये क्या हुआ दोस्तों, ये नीचे आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया नीचे आ गया, ठीक, जिसको कहते हैं भ्रंश के कारण, ठीक। तो ये घाटी बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, ठीक, रिफ्ट वैली। तो ये जो इधर उधर का भाग उड़ जाता है इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों बृहस्पति पर्वत। और याद रखना, ये जो उठा वाला भाग होता है इसको कहा जाता है उत्खंड। क्या कहा जाता है, उत्खंड, याद रखना, ठीक। इंग्लिश में इसी को कह देते हैं हार्ट, ठीक। इंग्लिश में भी पूछ सकता है, याद रखना, इसीलिए इंग्लिश में नाम रख दिया है। और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है दोस्तों, इसको कहते हैं द्रोणिका। क्या कहते हैं, द्रोणिका, या इसी को इंग्लिश में कह देते हैं ग्राबेन। याद रखना, क्या कह देते हैं दोस्तों, ग्राबेन, ठीक। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बृहस्पति पर्वत तो कैसे बनते हैं। ये जो पहले है, एक मान लीजिए एक अच्छी चट्टान की तरह एक ठोस सतह के रूप में रहते हैं। फिर होता है क्या दोस्तों, एक जो भाग है वो किसी जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है, पृथ्वी की जो क्रिया होती है, आंतरिक क्रिया होती है, उसके कारण ये नीचे आ जाता है। तो ये जो दोनों भाग उड़ जाते हैं यही बृहस्पति पर्वत कहलाते हैं। अच्छा, रिफ्ट वैली का एक सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो अपने इंडिया में है। इंडिया में कौन सा है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कहाँ पर
जहाँ से, ठीक, रिफ्ट वैली की बात कर रहे हैं। रिफ्ट वैली कहाँ पर है? बृहत घाटी। जो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या रीजन है कि सारी जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो जो है वो पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा तापी है वो किधर बहती है? वो बहती है पश्चिम की तरफ। क्यों बहती है दोस्तों? वो इसी के लिए बहती है। क्यों? मान लीजिए पहले इसका जो था ढलान इधर थी, ठीक, उधर साइड थी। अब हुआ क्या, जब ये दोस्तों हुआ क्या, मान लीजिए पहले उसकी जो ढलान थी वो इधर साइड थी, ठीक, इधर साइड थी, उधर की तरफ, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे थी। लेकिन बाद में जो हुआ क्या दोस्तों, जब ये बृहत नीचे की तरफ आया तो इसके ढलान ऐसे हो गई, ठीक, ढलान ऐसे होगी। तो यही रीजन है। अब इसको ऊपर से जो नदी जाएगी तो इसी के साथ होते जाएगी। नदियाँ कैसे बहती हैं? स्लोप के अनुसार, ढाल के अनुसार। तो दोस्तों हो गया क्या, ये जो नदी है गिर जाएंगे कहाँ पर? वहाँ। और ऐसी बहुत सी नदी है, जैसे एक थी भारत पूजा नदी है, ठीक, केरल की पेरियार नदी, ये सब जो है वो वहीं गिरती हैं। एक और नदी थी माहे नदी। ये सब याद रखना, इनकी जो दिशा है वो उल्टी है, किधर की तरफ है? पूरब की, मतलब पश्चिम की तरफ। ये सब अरेबियन, अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक, याद रखना। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। ब्रह्मोत्थ पर्वत, ब्रह्मोत्थ पर्वत क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। अच्छा, ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण कौन कौन हो गया? एक जैसे यूरोप की राइन घाटी, ठीक, यूरोप की राइन घाटी, और एक वाससेज पर्वत है, याद रखना। एक हो गया दोस्तों यूरोप की बात कर रहे हैं, राइन घाटी, और एक दोस्तों हो गया वाससेज पर्वत। वाससेज जो पर्वत है वो इसी का उदाहरण है, ठीक, ब्रह्मोत्थ पर्वत के, याद रखना। अब पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। अब जो ये ज्वालामुखी पर्वत हम लोगों ने बात की, जो मैग्मा है, मैग्मा, पृथ्वी, मान लीजिए जैसे पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी का भाग है, यहाँ पर खूब लावा भरा, क्या है? मैग्मा। हालांकि ये जो है ये मेल्टेड फॉर्म है, मतलब कि पिघला हुआ है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, कहीं कहीं जो है पृथ्वी में क्रेटर पाए जाते हैं, मतलब कि एक हल्के से छिद्र टाइप के होते हैं, जहाँ से लावा निकलते हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा दाब पड़ता है या काफ़ी एनर्जी होती है, तो ये भैया कहाँ से निकलेगी? मान लीजिए यहाँ पर बहुत मोटी चट्टान है, ठीक, यहाँ पर मोटी चट्टान है, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए हल्की से पतली है। तो दोस्तों कहाँ से निकलेगा लावा? इसको तो तोड़ नहीं पाएगा, जो एनर्जी है वो यहीं से तो निकलेगा ना लावा, जो मतलब कि मैग्मा है। मैग्मा जो है निकलेगा तो कमज़ोर चट्टान से। तो जहाँ जहाँ कमज़ोर पाई जाती है सतह पृथ्वी की, वहाँ से जो है लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा बाहर आ जाता है, याद रखना, जब मैग्मा बाहर आएगा, यहाँ पर वो मैग्मा फॉर्म होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाएगा निकल के तो उसको लावा कहते हैं। अब यही जो लावा होता है वो हर जगह जो है दोस्तों इकट्ठा होता रहता है। फिर यही बन जाता है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन, ठीक, वोल्केनो जिसे कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया दोस्तों? वोल्केनो, ठीक, इसको कहते हैं वोल्केनो, सही कर लेना। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पर्वत के बारे में अच्छे से समझ लिया। पर्वत के बारे में कुछ फैक्ट भी हम लोगों ने समझ लिया, क्या? जैसे कि ये 600 मीटर से ऊंचे होते हैं, कुछ काफ़ी ऊंचे होते हैं, जैसे कि 8000 मीटर। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया पर्वत के बारे में कि समुद्र के अंदर भी पर्वत है। कौन था? मोनाकोई जो पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? उसकी ऊंचाई है, ठीक, हालांकि कल हमने पढ़ लिया था ये प्रशांत महासागर में, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, मतलब कि वो जो है एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन वो सागर के नीचे है, महासागर के नीचे, इसलिए हम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद दोस्तों पर्वत अच्छे से समझ लिया। अच्छा, पर्वत के देखिए फायदे क्या क्या हैं। एक तो ये जल के संग्राहक होते हैं, ठीक। पर्वत का महत्व देखिए, पर्वत के महत्व देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए ये सब पॉइंट बन सकते हैं आपके रिटन एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, ठीक। पर्वत के देखिए महत्व क्या क्या है या पर्वत के फायदे क्या है, ठीक, महत्व, ठीक, इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो दोस्तों क्या है ये जो है जल के संग्राहक होते हैं। क्या होते हैं? जल के संग्राहक। जो बहुत ऊंचाई में नदियां होती हैं वो हिमालय के रूप में रहती हैं, वह ग्लेशियर के रूप में, क्या होती हैं? ग्लेशियर के रूप में। ग्लेशियर के रूप में होने के कारण जो यहाँ से नदियाँ बहती हैं दोस्तों, वो वर्ष भर रहती है। उनको क्या कहते हैं हम लोग? उसको जो है वार्षिक नदियाँ कहते हैं, मतलब कि वर्ष भर जो है वो भरी रहती हैं जल से। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से उन्हें पानी मिलता रहता है, ठीक। तो पानी का काफ़ी अच्छा, और ग्लेशियर में जो पानी है वो काफ़ी शुद्ध रूप में होता है, काफ़ी शुद्ध रूप में होता है। जो तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर वेदिका कृषि की जाती है, ठीक, बहुत सारे, ठीक, याद रखना, वेदिका कृषि की जाती है। गोंद, ठीक, बहुत सारी जो अच्छी इमारती लकड़ियां हैं, ठीक, वो यहाँ पर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती हैं? पर्वत में मिल जाती हैं। तीसरा जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है पन बिजली उत्पादन, ठीक, पन बिजली मतलब कि सिंचाई के काम आती है। जो नदियाँ हैं सिंचाई के काम आती हैं, ठीक, जो हिमालय से आती हैं काफ़ी,
ठीक। तो किसके काम आती है? इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई। ठीक, सिंचाई। और जो दूसरा सेकंड आ जाएगा वो मान लीजिए पन बिजली उत्पादन के रूप में, मतलब जो हाइड्रो पावर है उसको जनरेशन के रूप में। ठीक, जो पन बिजली है उसके उत्पादन में, या इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन के रूप में। ठीक, जनरेशन के रूप में। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, एक मिनट इसको आप लोग अच्छे देख लीजिए, मार्कर थोड़ा भर ले। तो दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, पर्वत के और भी बहुत से महत्व होते हैं जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं किसकी? पर्वत की बात कर ले। अब बात कर लेते हैं पठार की। ठीक, जो 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ठीक, तीन स्टेप होते हैं, याद रखना। एक होता है गया पर्वत, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। ठीक, फिर जो है दूसरा, अच्छा पर्वत में एक चीज़ और रखना, पर्वत जो है श्रृंखलाओं के रूप में भी होते हैं। श्रृंखला मतलब कुछ ऐसे हुए हैं, ठीक, फिर कुछ ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे हुए हैं। जो इस फॉर्म में होते हैं उसको कहते हैं माउंटेन रेंज। ये होगी पर्वत की श्रृंखला। ठीक, पर्वत की श्रृंखला होती है, ये याद रखना, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ लिया पर्वत के बारे में। ठीक, अच्छा, पर इसकी जो जलवायु होती है काफ़ी ऊंची, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी वो पाई जाती है, ठंडा मौसम होता है यहाँ का, जाड़े में बर्फबारी भी होती है। ठीक, और पर्वत जो है वो कूटनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपना सियाचिन ग्लेशियर देख लो, काफ़ी ऊंचाई में है। ठीक, वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई में, तो वहाँ पर एक जो मिलिट्री बेस होना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले युद्ध से सबक ले चुके हैं। तो दोस्तों ये होता है पर्वत। ठीक, फिर पर्वत मान लीजिए ये जो उठा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं दोस्तों पठार। क्या कह देते हैं? पठार। ठीक, और फिर जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग कह देते हैं मैदान। मैदान क्या कह देते हैं? मैदान। ठीक, मैदान। तो याद रखना, हमको तीनों चीज़ें पढ़नी थी। पर्वत हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पठार के बारे में। ठीक, पठार जो होते हैं दोस्तों ये 600 मतलब कि जितने भी 400 मीटर से ऊंचे होते हैं, 400 मीटर से ऊंची जो सपाट भूमि होती है। ठीक, सपाट भूमि। ठीक, याद रखना, जो कि लेवल भूमि होती है, लेवल समतल भूमि, 400 मीटर से ऊंचे। याद रखना पठार। पठार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या इसको कहते हैं प्लेटू इंग्लिश में, याद रखना। ठीक, प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं। पठार जो है दोस्तों, ये जो है इसकी जो खासियत क्या होती है, ये 400 मीटर, जितने भी 400 मीटर से ऊंचे होते हैं, ये 400 मीटर, या ये हम लोग ये कह सकते हैं ये कुछ मीटर से लेके मतलब कि कुछ 100 मीटर से लेके, याद रखना, जो कि बताई गई है एनसीईआरटी में इसकी डिफिनेशन। कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर। ठीक, हजारों मीटर तक, याद रखना। ठीक, हजारों मीटर्स तक होते हैं, याद रखना। ठीक, कुछ 100 मीटर से लेके हजारों मीटर तक होते हैं। जैसे कि जो हमारा तिब्बत का पठार है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो लंबाई है क्या, हाईएस्ट कौन सा है? ये देखिए, याद रखना कि क्वेश्चन आ जाता है। हाईएस्ट कौन सा है? वो है तिब्बत प्लेटू। कौन सा? तिब्बत का पठार, तिब्बतन प्लेटू या तिब्बत का पठार, जो कि हिमालय के कहाँ है? उत्तर में। इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है वो कितनी है? वो 4000 से 6000 मीटर। ठीक, 4000 से 6000 मीटर तक है। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है। और दोस्तों याद रखना, ये नया पठार है। कैसा है? नया पठार। जो पठार है वो नए और पुराने दोनों हो सकते हैं, ये नया पठार है। अगर कुछ हम लोग पुराने पठार का उदाहरण ले लें तो दोस्तों जैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा का जो पूर्वी पठार है, ठीक, पूर्वी पठार जो है वो कैसा है? काफ़ी पुराना है। अपने इंडिया में दक्कन का पठार है, याद रखना। ओल्डेस्ट अगर हम लोग बात करें, ओल्डेस्ट की बात कर लें, ठीक, ये हाईएस्ट है और न्यू भी है। ठीक, न्यू भी है, या यंग इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यंग। और जो ये है दोस्तों ये ओल्डेस्ट है। कौन सा हमारा? जैसे केन्या, तंजानिया, ठीक, केन्या, तंजानिया और युगांडा, और युगांडा का पूर्वी पठार, याद रखना हम लोग, युगांडा का पूर्वी पठार, ये कैसा है? ये ओल्ड है। ठीक, और इसमें से क्या जाएगा दोस्तों? एक है हमारा ही है, कौन सा? दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन प्लेटू काफ़ी जो है वो पुराना है। इसी को
अच्छा पठार में देखिए, ये तो आप समझ गए, पठार जो है ये ऊंचे नीचे किसी भी तरह हो सकते हैं, हालांकि ये सपाट होते हैं। ये मैदान से आमतौर पर उठी भूमि होती है, मैदान से ऊंचे होते हैं, ठीक, पर्वत से छोटे होते हैं और मैदान से ऊंचे। और हालांकि जरूरी नहीं कि पर्वत से छोटे हैं, क्योंकि ये देखिए ये 4000 से 6000 मीटर तक है और कुछ पर्वत को 3000 मीटर तक ही हो, क्योंकि कहा गया है जो 4000 मीटर से मतलब कि जो होता है 4000 से मीटर ऊंचाई को क्या मान लिया जाता है, वो पहाड़, जो मतलब कि पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। ठीक, याद रखना आप लोग। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए हम लोग इसकी खासियत पढ़ लेते हैं, पठार में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों पठार जो है वो खनिज के माध्यम से बहुत बेटर है। जैसे कि जो अफ्रीका का पठार है वो सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अपना जो छोटा नागपुर का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो मैग्नीज, ठीक, मैग्नीज, लोहा और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। जो अपना कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। देखिए हालांकि एनसीईआरटी में बताया गया ना, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है। छोटा नागपुर का पठार और दूसरा हो गया अफ्रीका का पठार। ठीक, हालांकि इसमें हम लोग विस्तृत रूप से और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अभी हम लोग सिर्फ क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो और विस्तृत अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए फेमस है दोस्तों, लोहा, मैग्नीज और दोस्तों कोयला के लिए, ठीक। और जो अफ्रीका का पठार है दोस्तों ये फेमस है सोना और हीरे के खनन के लिए, ठीक, सोना और हीरे के खनन के लिए, सोना और हीरे के खनन के लिए, याद रखना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और ये पुराने और नए दोनों हो सकते हैं, ये भी बात कर ली। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैदानों के बारे में, ठीक। जो 3 थे पढ़ना था, एक पर्वत पढ़ लिया, पठार भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मैदानों के बारे में। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों। अपना ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, किसका, अपना जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों जो हम लोगों ने वो उदाहरण लिया था, ये हम लोगों ने मान लिया था ये क्या था, यहाँ पर था, जो कि ऐसे समझ लेते हैं। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या था, यहाँ था मान लीजिए, यहाँ पर था यूरेशियन प्लेट, ठीक। फिर इधर से मान लो आ रही है, ठीक, हालांकि नीचे से आ रही है, ठीक, लेकिन हम लोग ऐसे मान रहे हैं इमेज से, ठीक, विजुअली आप लोग समझो। यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर खूब सारे तैतीस सागर था, यहाँ अवसाद भरे थे। यहाँ जैसे ही इंडियन प्लेट टकराई दोस्तों, जैसे ही इंडियन प्लेट टकराई तो ये ऊपर उड़ गया, क्या हो गया, ये हो गया उड़ गया, ये जो था ये हिस्सा उड़ गया ऊपर, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था दोस्तों कुछ उभर खाबड़ वो बन गई, ठीक, उभर खाबड़ पाल्ट बन गया इधर, ठीक, हिमालय के इधर पास में। अब लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो लाखों सालों में हिमालय से नदियां बह रही थी वो हिमालय को काट काट के अपने साथ सिल्ट ला रही थी, ठीक। अवसाद जो थी, सेडिमेंट्स थी, वो यहाँ जमा करते गए। तो दोस्तों होता क्या, ये जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, जो गड्ढे टाइप के थे, इसको क्या किया, नदियों ने भर दिया। और यही जो था दोस्तों, यही बन गया हमारा मैदान, यही बन जाते हैं मैदान। और कुछ मैदान जो है बहुत फेमस है, जैसे कि अपना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चीन की बात करें तो चीन में यांगत्से नदी का मैदान, ठीक, याद रखना। यांगत्से नदी कहाँ पर है, यांगत्से नदी का मैदान चीन में है, ठीक। यांगत्से नदी का मैदान वो दोस्तों है चाइना में, ठीक। उत्तर अमेरिका में बहुत मैदान है, ठीक, मैदान जो है वो हो गया, ठीक। अब देखिए मैदान में जैसे बहुत सारी सभ्यता है वो मैदान के किनारे, मतलब कि नदी के किनारे क्यों हुई, क्योंकि अच्छा मैदान के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि मैदान जो है काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया होता है, काफ़ी घनी आबादी वहाँ पाई जाती है, जनसंख्या जो है वहाँ की काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी क्षेत्रों के हिसाब से। पठार और पर्वत के कंपेयर में जो मैदान है वो काफ़ी घने पाए जाते हैं, मतलब कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है काफ़ी डेंस होती है, ठीक। वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है दोस्तों कि जो मैदान होती है वहाँ पर परिवहन के जो इतने साधन हैं वो आसानी से चल सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वहाँ खेती आसानी से हो जाती है, ठीक। अच्छा पठार में एक चीज़ हम लोग और बात कर लेते हैं, जो पठार की जो मिट्टी होती है, पठार में दोस्तों होता क्या है, ज्वालामुखी बहुत सारे पाए जाते हैं कुछ, ठीक। तो ज्वालामुखी के कारण होता क्या है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी लावा निकलते हैं वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक, क्योंकि वो काली हो जाती है। और जो काली मिट्टी होती है वो खेती के रूप में वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसीलिए जैसे कि अभी पूछ दिया जाता है जो कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो याद रखना काली जो है कपास की, मतलब काली मिट्टी को कहा जाता है काली कपास की मिट्टी, मतलब कि जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक। काली मिट्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास के लिए। इतना समझ में आया।
अब देखिए मैदान के बारे में हम लोग ने समझ लिया कि जो नदी है होता क्या है दोस्तों, हम लोगों ने बात की नदी जो है। अच्छा ये देखिए मैदान कैसे बन रहा है, मैदान बन रहा है बाह्य प्रक्रियाओं से, याद रखना मैदान कैसे बन रहा है, बाह्य क्रियाओं से बन रहा है। पृथ्वी की पर्वत जो था वो आंतरिक क्रिया से बना, अब जो मैदान है देखिए कैसे बन रहा है, बाह्य क्रिया से बन रहा है। ऊपर से देखिए बाहरी से तो ये सब जो सिल्ट है अवसाद है वो यहाँ पर जो है पत्थर कंकड़ जितने भी है नदी अपने साथ लाकर यहाँ पर डाल ली है, तो ये जो था ये बन गया मैदान। तो ये कैसे बना, बाह्य एक्टिविटीज के कारण। तो इतना हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, मैदान की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक, इतना समझ गए, यांगत्से नदी का मैदान हो गया। जितनी भी, अब ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे क्यों विकसित हुई। नदी के किनारे मैदान पाया जाता है, नदी के किनारे अच्छे खासे पेड़ पौधे होते हैं, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, नदी सपाट होता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, ठीक। पर्वत में क्या होता है वो काफ़ी ढाल वाला होता है, तो वहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो सकती, लेकिन मैदान में ऐसी कोई भी दुविधा नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैदान जो है काफ़ी घने पाए जाते हैं, ठीक। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो मैदान है, मैदान देखिए एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि किस प्रक्रिया से होता है, क्रियाओं से, तो ये बाह्य क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक। जो मैदान है वो बाह्य क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो चुका होगा। पर्वत जो है, पर्वत, ठीक, और पर्वत जो है कैसे बनते हैं, ये आंतरिक क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया, ठीक। और भी जैसे बहुत से माउंटेन हैं, जैसे कि राइन घाटी, यूरोप की राइन घाटी, और वासेज पर्वत है, ये ब्रंथोद पर्वत के उदाहरण है, ठीक। अच्छा ज्वालामुखी में एक चीज़ और देख लीजिए जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन से है, हालांकि एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं ना, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक, इसको पॉइंट करना। ज्वालामुखी पर्वत जैसे एक है माउंट किलिमंजारो, याद रखना दोस्तों, माउंट किलिमंजारो, और जो सेकंड हो गया हमारा वो हो गया फ्यूजियामा। ये दोनों कैसे हैं, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। पूछ देंगे कि कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना ये है अफ्रीका में, कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, ये अफ्रीका में है। और ये जो है दोस्तों ये जापान का पर्वत है, ठीक, इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक, अफ्रीका और जापान। नदी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा जो मैदान होते हैं वो 200 मीटर से, जो जनरली है ये 200 मीटर से ऊपर नहीं होते, ठीक, ये 200 मीटर से, ठीक, मैदान की बात करें, मैदान जो होते हैं दोस्तों ये 200 मीटर से छोटे ही होते हैं, क्या होते हैं, 200 मीटर से छोटे होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते आमतौर पर। ये पॉपुलेटेड, काफ़ी पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब कि काफ़ी सघन जो आबादी है यहाँ पाई जाती है। जैसे आप लोग देख लीजिए अपना उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, क्यों, क्योंकि यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक, उत्तर प्रदेश। फिर राजस्थान देख लीजिए, यहाँ पर भी पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ भी मैदान जो है यहाँ से भी बनता है। फिर और भी है जैसे कि सिंधु घाटी देख लीजिए, वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है, काफ़ी घनी आबादी है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, काफ़ी जो है ये सब सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक, घनी आबादी वाले। तो इतना कन्फर्म हो गया होगा कि मैदान जो पृथ्वी है, पृथ्वी के स्थल रूप में 3 चीज़ें हम लोगों को जो पढ़नी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। एक हो गया पर्वत, ठीक, पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वलय पर्वत, ठीक, वलय पर्वत पुराने और नए हो सकते हैं। जैसे पुराने पर्वत में अपने आगे थे अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत माला है, ठीक, कौन सी, अरावली पर्वत। कभी ये भी हिमालय से भी ऊंची हुई करती थी, हिमालय की तरह ऊंचा हुआ करता था, लेकिन ये समय के साथ नदियों ने कस के इसमें अपर्दन किया, घिसा कस के, तो हुआ क्या दोस्तों, ये अब छोटा हो गया। हो सकता है आगे हिमालय भी इसी की तरह हो जाए, ठीक। हालांकि ये चीज़ें लाखों साल में होती हैं, तो हम लोगों के सामने तो ये सब चीज़ें नहीं होनी है, ठीक। लेकिन हम लोगों को जो है क्लाइमेट जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी सब चीज़ें हैं, पठार हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक, इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोगों को बचा कर रखना चाहिए। बचा कर मतलब इनका जो है अच्छे से यूज कर पाए, जैसे कि हम लोगों ने किया, ठीक। यूज करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक, ना ही इन्हें खराब करना है, क्योंकि ये मानव की जो जीवन है उनमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इन सब चीज़ों की वजह से ही तो मानव जिंदा है। अगर यही नहीं होगा, जब आपका जीवन ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा बाकी सब चीज़ों का जिसमें बाकी ऐशो आराम है। तो कुल मिला के जो भी चीज़ें हैं, जलवायु जो है वो जलवायु को इग्नोर नहीं किया जाता जितना भी। इसीलिए देख लीजिए COP 26, 27, 28 जितनी भी है, कितने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ज़्यादातर इसमें किस लिए की जाती है, जलवायु के परिवर्तन, जितना भी क्लाइमेट चेंज है उसके लिए की जाती है। जितने भी बड़े देश हैं, अमीर देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनसे ये आशा की जाती है, उनसे ये होप की जाती है कि भैया आप लोग क्या कीजिए, जितने भी मतलब कि जो मान लीजिए विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, वो लोग अपने जलवायु परिवर्तन से जो रिलेटेड कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक।
ठीक, लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनकी मदद करो। हालांकि ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लेकिन आजकल आप लोग देख ही रहे, दुनिया युद्ध में ही बिजी है, तो इन सब पर कौन ध्यान देगा। युद्ध से ही अपनी जो है पृथ्वी में सब ना खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक, सबके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। कुछ पर्वत के भी महत्व है। पर्वत का महत्व ये है, पर्वत से गोंद हम लोगों को मिलता है, पर्वत से पन बिजली उत्पादन होता है, ठीक, होता है। पठार में क्या होता है, पठार में अच्छा एक चीज़ और होती है कि पठार में झरने पाए जाते हैं, क्योंकि पठार में आमतौर जो नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं, तो यहाँ पर बहुत तरह के वाटरफॉल पाए जाते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर पठार के पास जैसे कि एक हुंडरू जलप्रपात है, ठीक, एक हुंडरू जलप्रपात है, वो सुवर्णरेखा नदी पर है। कहाँ, सुवर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, ठीक, वो काफ़ी फेमस है। फिर एक दोस्तों जोग, जिसको जोग या गोरसप्पा है ना कहते हैं, वो जो है जलप्रपात वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक, काफ़ी मतलब कि पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी फेमस होते हैं। ये पठारी महत्व वो हो गया, पठारी जो फायदा हो गया, ठीक, किसी भी देश को। और पठार में खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका में हम लोगों ने बात की, सोना और हीरे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पर उनका खनन होता है। अपने इंडिया में जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहा, मैग्नीज और कोयला पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पठारों की बात की, पठार की भी बात भी कर ली, उसमें देखिए खनिजों के लिए, ठीक, पठार की बात की। फिर हम लोगों ने इसके पहले पर्वत की बात की, पर्वत किसके लिए, पन बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक, पर्यटक की दृष्टि से जितने भी बहुत से खेल होते हैं, रिवर राफ्टिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, और ये जितने भी खेल होते हैं, ठीक, ये सब कहाँ होते हैं, पर्वत में होते हैं। पर्वत में बर्फ़ जमी होती है, तो देखिए आइस हॉकी जो है वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होती है, ठीक, आइस हॉकी, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक, पर्वत। अगर देखिए, अगर देश सही है, देश का नेता सही है, ठीक, तो वो हर चीज़ को जो है बड़ी जनसंख्या भी वरदान की तरह उसको ले सकता है, ठीक, बड़ी जनसंख्या को भी वरदान। अब अपना इंडिया देख लीजिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, काफ़ी मात्रा में मतलब कि जो जनसंख्या है उसमें जो युवा लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बाहर के जो लोग हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देख लीजिए बाहर के जो लोग हैं वो कैसे अपने देश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी, खाली अपना इंडिया नहीं उठा पा रहा था। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी जो है डिजिटल तरक्की हुई है ना, लोग जो है काफ़ी वो भी खुले हैं, MSME पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती हैं। जब छोटे से उठाएंगे चीज़ों को तभी जाके बड़ी मात्रा में या बड़े ऊपर जाकर विस्तृत रूप से जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। इसीलिए देखिए गांधी जी ने भी कहा था कि अगर एक विकसित राष्ट्र चाहिए तो गांव से शुरुआत करो। जब एक गांव विकास करेगा तभी देश विकास कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे, और जो काफ़ी विस्तार से इन सब चीज़ों में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो आगे की क्लास है क्लास 7 के बारे में, जितने भी स्थल मंडल हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, आग्नेय शैल क्या होती हैं, अवसादीय शैल क्या होती है, इग्नियस रॉक, ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक, जितने भी ये चट्टानें हैं, ठीक, ये सब हम लोग सेंटीमेट्रिक जो रॉक होती हैं, अवसादीय चट्टानें, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। रूपांतरित शैलें कुछ होती हैं, ज्वालामुखी कैसे वर्क करता है ना, पृथ्वी के अंदर कैसे क्रियाएं होती हैं, पर्पटी, भूपर्पटी, क्रोड, इन सब बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। खाली आप लोग को क्या है, बने रहना है इस क्लास में, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि हम लोगों की रीच आगे तक बढ़े। जैसे रीच बढ़ेगी थोड़ा मोटिवेट होंगे तो और चीज़ें भी मतलब कि डेडिकेट और ज़्यादा रहेंगे आप लोगों के प्रति, ठीक। और हालांकि वैसे भी डेडिकेट हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप लोग भी, अगर आप लोगों को सही लगे तो इस चैनल को लाइक कर देना, अगर वीडियो समझ में आया हो सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत, एग्जाम लीजेंड्स पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, ठीक। हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके एग्ज़ाम के लिए भी दिवाली में अच्छे से पटाखे जलाइए, ध्यान रखना, ठीक, अच्छे से पटाखे जलाइए। अब एक दिन अच्छे से जला लीजिए पटाखे। याद रखना जैसे कि बहुत जो ज़्यादा प्रदूषण करे उसको ना जलाना, कुछ जैसे ग्रीन पटाखे उसको आप लोग जला सकते हैं। हालांकि एक दिन का त्यौहार होता है, ठीक। अच्छे से मनाइए, मिठाई खाइए, पूजा कीजिए, परिवार के साथ में हंस घुल के मिल के रहिए आप लोग। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।